लेबनान पर जारी हमला ईरान से कब बदला? इजराइल ईरान में ठनी, मध्य पूर्व में जंग छिड़ी। मिट्टी में मिला हिजबुल्लाह, ईरान दुश्मन अगला। ताबड़तोड़ रॉकेट हमला, 30 इमारत तबाह। नरसंहार को पूरा एक साल, इजराइल मचाएगा बवाल। फिर आया 7 अक्टूबर, मिडिल ईस्ट में मचा गदर। तो आज 7 अक्टूबर है और मिडिल ईस्ट में गदर है। मिडिल ईस्ट में पिछले साल आज ही के दिन जो गदर मचना शुरू हुआ, जो नरसंहार होना शुरू हुआ, वो पूरी दुनिया ने देखा। चारों तरफ खून से लथपथ लाशों का मंजर दिल दहला रहा था। आज भी 7 अक्टूबर का ही दिन है। ठीक एक साल बाद भी ये जंग वही की वही है, जस की तस है। अभी भी इसमें हालात में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमास को पालने पोसने वाला ईरान अब खुलेआम जंग में कूद चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने मुस्लिमों को एकजुट रहने का फरमान जारी किया, जिसके बाद हालात और भी भयावह हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इजराइल ने ईरान पर उस तरह का पलटवार नहीं किया जिस तरह से इजराइल जाना जाता है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरह से इजराइल पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक ईरान के हो रहे हैं, या फिर वो इजराइल पर जवाबी कार्रवाई तो कर रहा है लेकिन वो उस तरीके की नहीं जिस तरह से वो हमेशा जाना जाता है। इसकी क्या वजह है? आने वाले वक्त में आखिर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है भारत पर भी, पूरी दुनिया पर भी? और सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल इस दौरान मौजूद है उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे अभी की स्थिति। हमारे साथ में इस दौरान मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर विजय सागर जी, और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सब बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं पीके सहगल साहब, आपसे पहला सवाल करते हुए ये समझने की कोशिश करूंगी, ज़रा बताइए कि अभी भी एक साल 7 अक्टूबर 2023 हो या 7 अक्टूबर 2024, क्या इस दौरान आपको कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आई है? क्या कुछ बदला है सर? देखो, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बहुत बड़े पैमाने पर एक अचानक हमला किया इजराइल के नदर्न एरिया के ऊपर। और वो इलाका वो था जो 1967 वॉर में वास्तव में गाजा का ऐसा होता था जिसको इजराइल ने कैप्चर किया था। उन्होंने तकरीबन 1200 इजराइलीज को मारा और इतनी बेरहमी से औरतों को, बच्चों को किल किया और 259 बंधक बना के ले गए। इजराइल ने उसके बाद में जवाबी हमला शुरू किया, ये कहकर कि साफ तौर पर वो हर प्रकार से हमास को खत्म कर देगा और अपने बंधकों को छुड़ा देगा। शुरू से ही लगता था कि मिलिट्री लक्ष्य जो है अनअचीवेबल है। एक साल के बाद भी वो मिलिट्री लक्ष्य जो अचीव नहीं हुए। बड़े पैमाने पर उसने तबाही मचाई है गाजा में। गाजा में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, तमाम हॉस्पिटल बर्बाद कर दिए, स्कूल कॉलेजेस बर्बाद कर दिए, सारे मॉस्क बर्बाद कर दिए। वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, बूढ़ों को मारा जा रहा है। उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा लेबनान में भी हमला करना शुरू किया और कहा है कि अभी हम हिजबुल्लाह के साथ भी वही कार्रवाई करेंगे जो हमने हमास के साथ किया। हम हर प्रकार से हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे और जो 60 से 70 हज़ार हमारे लोग नदर्न इजराइल से चले गए हैं उनको वापस स्थापित करेंगे। ये दोनों लक्ष्य अकॉर्डिंग टू मी आर नॉट अचीवेबल।
ना तो हिजबुल्लाह खत्म होगा ना हमास खत्म होगा, चाहे लड़ाई जितनी होती लंबी क्योंकि चले। सर हमेशा से कहा जाता है कि हिजबुल्लाह या हमास कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक अगर विचारधारा है, और उस विचारधारा को खत्म करना क्या इतना आसान है? क्योंकि इतने टाइम से हम तस्वीर देख रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव तो हुआ नहीं है। लेकिन डॉक्टर विजय सागर जी, अपने आप में चाहे बात खेमनेई का बयान हो या फिर हिजबुल्लाह के तमाम एक एक करके जो टॉप लीडर्स हैं उनका खात्मा किया जाना हो, इजराइल पर ईरान का पलटवार करना हो, तस्वीर बहुत ज़्यादा बदलती नज़र नहीं आती। लेकिन एक सवाल बार बार लोगों के मन में ज़रूर आता है। हाल ही में हमने देखा था ट्रंप की तरफ से खुद ये बात कही गई थी कि इजराइल को बाकायदा स्ट्रैटेजी के साथ में इस हमले को अंजाम देना होगा, और बाकायदा ये भी कहा गया कि जो न्यूक्लियर पावर है ईरान की उस पर टारगेट करना होगा। लेकिन सर इजराइल की तरफ से जो स्टैंड अभी लिया जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत सदा हुआ या फिर बहुत स्लोली एक अलग तरीके से स्टेप ले रहा है। ये क्या स्ट्रैटेजी है सर इजराइल की? देखिए, ये जो आप अभी जनरल साहब ने आपको बताया कि कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, परंतु मेरा मानना ये है कि इजराइल का जो डिटर्मिनेशन है नेतन्याहू का, यहाँ अमेरिका की सपोर्ट, बाई पार्टिजन सपोर्ट बोलूंगा, बाइडेन साहब की लैंग्वेज अलग है और ट्रंप साहब की लैंग्वेज अलग है, और 1 महीने का समय है सिर्फ। उस दौरान क्या हो सकता है, पर मेरा मानना ये है कि इस वक्त वो डिसाइसिव स्टेज के अंदर है। ईरान सिर्फ इसको करेक्शन, इजराइल सिर्फ ये वे कर रहा है अपनी ऑप्शंस को कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करना है नहीं करना है, और अगर करना है तो किस तरीके से करना है, क्योंकि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस आउट इन दी ओपन नहीं है, पर आउट इन दी ओपन उनके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट मिलिट्री टारगेट्स हैं। तो अभी एम ये है कि इसको फाइनल डेथ नेल से इसको खत्म करना है वंस फॉर ऑल। अब वो होगा कि नहीं एक क्वेश्चन मार्क है, परंतु इजराइल की तरफ से ये जरूर जो जोर पूरा है। और अभी आज हम बात कर रहे हैं एनिवर्सरी की, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस दिन जब हमला हुआ था वो इजराइल की तरफ से एक टोटल इंटेलिजेंस फेलियर था, जो इजराइल के मुंह पे बहुत बहुत बड़ा धब्बा है। आज तक कभी हुआ नहीं कि इजराइल कहीं पर नाकाम हुआ हो, परंतु वहां पे उनकी जो शिन बेट है या मोसाद है या उनकी यूनिट 8200 है, ये तीनों एजेंसीज जो हैं वो नाकाम रही, क्योंकि ये एजेंसीज बहुत ही सदी हुई एजेंसीज हैं, प्रोफेशनल हैं, परंतु ये सब हमास ने या एडेड बाय ईरान ने उनको स्टडी किया, उनकी हर एक चीज को देखा कि उनकी सर्विलेंस डिवाइसेज कहाँ कहाँ हैं, और अगर उन्होंने जो टनल्स बनाई थी, टनल्स की जो कैपेबिलिटी डिटेक्ट करने की है जमीन के अंदर, इजराइल के पास 30 मीटर की थी, तो उन्होंने टनल्स को 100 मीटर पे रखा, उनके भी बाहर। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सिग्नल्स लैमिनेट किए गए जो इजराइल को पसंद आते थे, ताकि इजराइल को फर्क भी ना लगे कि टनल्स के अंदर पूरा लड़ाई का सामान जमा किया जा रहा है, रॉकेट्स जमा किए जा रहे हैं, मिलिट्री जमा की जा रही है और हमले की तैयारी की जा रही है। तो मुझे लगता है डॉक्टर विजय ये तो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर रहा एक तरह से इजराइल के लिए। इजराइल या तो उस पूरी रणनीति को, उस पूरी तैयारी को जो हमास, ईरान, हिजबुल्लाह रच रहे थे, वो उस चीज को समझ नहीं पाया। जी, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये धब्बा है, और अब नेतन्याहू के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक फाइनल डेथ नेल दे और इसको वंस फॉर ऑल खत्म करे, क्योंकि ऑलरेडी हॉस्टेजेस को नहीं छुड़ा पाने का दबाव उनके ऊपर है, और विद इन द इजरायली पब्लिक ऑल्सो थोड़े बहुत एंटी नेतन्याहू सेंटिमेंट्स आ चुके हैं। तो इसलिए नेतन्याहू के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर उसको अपनी कुर्सी बचानी है, अपने देश का ऊपर जो धब्बा लगा है उसको मिटाना है, और ये कई सालों से 70-80 सालों से 1948 के बाद से ये रोजमर्रा की हिंसक घटनाएं हैं, टेररिस्ट अटैक उनके ऊपर हो रहे हैं, इनको वंस फॉर ऑल खत्म करे। परंतु जैसे बताया गया कि इट इज एन आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर इनको मार भी दिया तो मे बी 1 डेकेड के बाद या 2 डेकेड के बाद ये फिर से रीग्रुप होके फिर से आगे अटैक करेंगे। तो नेतन्याहू के लिए इसलिए बहुत जरूरी है वो फाइनल करे, इसीलिए उन्होंने इमीडिएट रिटेलिएशन ईरान पे नहीं दिखाई है। वो ऐसा तरीका सोच रहे हैं कि ऑफकोर्स विद अमेरिका की मदद से, हालांकि अगर आपने देखा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी इजराइल के खिलाफ आ गए हैं। अब ये कैसी डिप्लोमेसी है, एक तरफ आप बयान उनके खिलाफ दे रहे हो और आपकी फोर्सेस ऑन द ग्राउंड, उनके नेवल फोर्सेस उनके साथ लड़ रही हैं उनके अगेंस्ट। तो ये सब एक किस्म का खिचपिच बनी हुई है।
अब इसमें क्या निकल के आता है वो हमने देखना है। और सर मुझे लगता है कि समाधान निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लंबे वक्त से ये जो जंग है उसके परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आते हैं, ना सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए भी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका भी। लेकिन राजन जामवाल जी, एक बात जरा और समझाने की कोशिश कीजिए। मैं अगर इस पूरे जो युद्ध की तस्वीर है, अगर मैं उसमें भारत को देखूं, तो भारत के नजरिए के साथ साथ जरा ये बताइए कि भारत के आखिर इन देशों से संबंध किस तरह से, क्योंकि ईरान को लेकर कहा जाता है कि भाई भारत एक तरह से निर्यात करता है उसे, चाहे चावल हो चाहे पत्ती हो, इस तरह से तमाम फूड एडिबल्स जो हैं वो आयात किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। वहीं ईरान से बाकायदा हम ऑयल भी आयात करते हैं। तो सर अगर ये इसका प्रभाव पड़ता है तो जाहिर सी बात है इंडिया पर भी उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल हमारे दोनों ईरान से और इजराइल से अच्छे संबंध हैं। ईरान से हमारे व्यापारिक संबंध है। जैसे आपने बताया, जब कोई उनको तेल नहीं बेचने दे रहा था, हमने उनका तेल खरीदा, बदले में हम चावल और बहुत सारी चीजें दे रहे हैं। छबार एक पोर्ट बना रहे हैं ईरान के अंदर। एंड आई एम श्योर जब भी इजरायली स्ट्राइक होगी, कम से कम उस पोर्ट पे नहीं होगी। एंड जब ईरान ने अभी अपनी नेवल शिप्स वगैरह को पोर्ट से हराया है, छाबर पोर्ट को उसने नहीं टच किया है, बिकॉज उसको पता है यहाँ पे शायद स्ट्राइक ना हो। दूसरी तरफ इजराइल से हमारे स्पेशली उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज उन्होंने दी हैं। कारगिल युद्ध के दौरान लेजर गाइडेड बॉम्ब से लेकर, हमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब हमें जरूरत थी तब अब उन्होंने हमारा साथ दिया है। पर इस वक्त कंडीशन ये है कि भारत को भारत के साथ रहना है। बगानी लड़ाई में बोलते हैं ना, दीवाना हो क्या होता है, हमको ऐसा नहीं बनना है। बेगानी शादी में जी बिल्कुल। तो वी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस वॉर डायरेक्टली, ठीक है ना। वी इन विद इजराइल We may have an लेकिन जवाल सर, अगर भारत इन्वॉल्व नहीं होता है डायरेक्ट भी, तो अप्रत्यक्ष तौर से भी सीधे सीधे भारत पर इम्पैक्ट तो पड़ता है, बिजनेस प्रभाव होगा जी। बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पे पड़ेगा। ऑलरेडी जब से एक हफ्ते में से ईरान की वो हुई है, ऑयल $5 पर बैरल बढ़ चुका है, तो इम्पैक्ट तो हर चीज पे पड़ेगा, पूरी दुनिया पे पड़ेगा, भारत पे भी पड़ेगा। इस वक्त ईरान में और इजराइल में बहुत सारे भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं, दोनों देशों में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कहना कि भी इम्पैक्ट नहीं होगा वो गलत होगा, इम्पैक्ट बिल्कुल होगा। पर हमको जिस तरह हमने रशिया यूक्रेन वॉर में हम कर चुके हैं, हम मतलब बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। जहां अगर हमारे यूक्रेन में भी फंसे थे, रशिया ने भी लड़ाई रोक दी, हमारे भारतीय बाहर आ गए, इनफैक्ट पाकिस्तानी हमारे पीछे पीछे बाहर आ गए। तो हमें उसी तरह बीच का रास्ता लेके अभी इजराइल ईरान लड़ाई में भी साथ चलना है। अंदर से क्या होता है, मतलब इसी जो जिसको बैक डोर बोलते हैं, उसमें हम किसकी सपोर्ट करते हैं वो अलग बात है, या कैसे करते हैं, या दोनों की करते हैं, या मध्यस्थता करते हैं, ये अभी आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर अगर इस युद्ध का कोई नतीजा निकलना है, आई थिंक सबकी निगाहें भारत पे होंगी इस वक्त, क्योंकि एक भारत ऐसी मुकाम बना चुका है जिनको लगता है कि ये मध्यस्थता कर सकता है, बेसिकली दोनों के साथ आपके संबंधों को लेकर कि दोनों के साथ अच्छे हैं। इसलिए हम किसी कैंप में नहीं है, तो हम एक आइडल सिचुएशन में हैं कि हम इसमें मध्यस्थता कर सकें। देखिए जामवाल जी, मुझे लगता है कि भारत ने तो मध्यस्थता का रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी कहीं एक तरह से प्रस्ताव दिया था, और यही कोशिश की गई थी कि उस युद्ध को भी शांतिपूर्वक समाधान कराया जाए, और यही कोशिश अब इजराइल और ईरान की भी रही। जी जी बिल्कुल, ये अभी भी जारी है। रशिया यूक्रेन के बीच में जो हुआ, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी उनके प्रेसिडेंट से मिले, फिर हमारे एनएसए ने जाके पुतिन साहब को ब्रीफ किया कि क्या बात हुई। बेसिकली जो प्रपोजल आया, एक मेडिएटर का काम क्या होता है, एक दूसरे को प्रपोजल, जो रास्ता बंद हो गया है वो खोला जाए, उसकी बात उस तक पहुंचाए, उसकी बात उस तक पहुंचाए। अदरवाइज वो अपने अपने कंपार्टमेंट में रह जाते हैं।
तो दैट इज व्हाट मेडिएटर्स कैन डू। और सर मुझे लगता है मेडिएटरशिप अपने आप में अब दिस इज द हाई टाइम जब चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। विजय सागर जी, आप एक बात और कह रहे थे, जैसे कि आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई इजराइल पर जो हमला हुआ वो बिल्कुल सही था, अब अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका और भी बखूबी तरीके से जवाब देंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ईरान अभी उस मजबूत कंडीशन में है जो इजराइल का सामना कर सके और उसे उसी तरह से जवाब दे सके? देखिए, अगर ये उस कंडीशन में होता तो अभी तक इन्होंने जो करना था कर दिया होता। हाँ। अब आप बोलोगे कि 180 मिसाइल फायर किए हैं, क्या वो घातक हमला नहीं था? 180 मिसाइल फायर तो की, परंतु उन्होंने 15 मिनट का नोटिस दिया सबको, यानी कि बता के बोला कि हम फायर कर रहे हैं, ताकि इजराइल की मुसाद को नहीं पता होगा। जब वो ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं तो मीन्स ये एक सिंबॉलिक अटैक था। सिंबॉलिज्म का मतलब ये है कि ईरान अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि चाहे वो पूरे इस्लामिक देशों को अपना पूरा मैसेज दे, लड़ने के लिए बोले, जॉइनस रजीम के अगेंस्ट कोई भी आर्गुमेंट दे, सुन्नी लोग जो हैं वो उसके साथ नहीं जाएंगे। और ईरान के साथ मुश्किल से 2 या 3 मुस्लिम देश हैं जो शायद उसके साथ जाएंगे, जिनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। नंबर 2, अगर हम बोलें कि ईरान के ऊपर रशिया का सपोर्ट है या चाइना का सपोर्ट है, तो ये एक अगेन सिंबॉलिज्म ग्रुप बनाया उन्होंने नॉर्थ कोरिया को मिला के। पर हालांकि अगर आप देखें तो रशिया जो है काफी जबरदस्त तरीके से यूक्रेन में इन्वॉल्व है, वो यहाँ उसके पास ताकत नहीं आने की। सिमिलरली चाइना को अमेरिका ने रखा हुआ रेडी, ताइवान में साउथ चाइना सी में, और वहां पे जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के उनको वहां बांध रखा है। उनके पास भी इतनी ताकत नहीं है, वो इंडिया के साथ भी इन्वॉल्व है और गलवान के ऊपर ताकत नहीं है कि वो आगे खुल के ईरान की सपोर्ट में आए। और तो सर हमने देखा है कि ईरान आखिर किस तरह से तमाम ताकतों को इकट्ठा करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन यही सवाल मैं सहगल साहब आपसे करना चाह रही हूँ। उनको लिप सर्विस या डिप्लोमेटिक सपोर्ट से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। और जहाँ तक इजराइल की बात है, इजराइल जो है वो काइनेटिक हमला करने से ज्यादा हाइब्रिड हमला में बिलीव करता है। वो इनके साइबर अटैक करेगा और उनके लीडरशिप खत्म करने की, लीडरशिप चेंज करने की कोशिश करेगा, या उनको और तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और ईरान ये खूब जानता है कि मोसाद यूनिट 8200 और शिन बेट वगैरह जैसी चीजें, और वो भी CIA के साथ मिल करके उनको काउंटर करना एक नामुमकिन बात है। इसीलिए ये सर इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाकायदा इजराइल अपनी एक स्ट्रैटेजिक वे में ज़रूर इस हमलों को अंजाम दे रहा है और संदेश देने की कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ ईरान को बल्कि ईरान के जो समर्थक तमाम ऐसे देश हैं उनको। लेकिन पीके सहगल साहब, एक बात ज़रा समझाइए, मैं बार बार आयतुल्लाह अली खामनेई का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि उनकी तरफ से एक अपील की गई है तमाम मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम ऐसे मुल्कों को कि वो एकजुट हों, उनका साथ दें इस लड़ाई में। लेकिन सर एक थ्योरी ये भी बीच में सामने आई कि कई ऐसी गल्फ कंट्रीज हैं, कई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो हमास, हिजबुल्लाह या फिर ईरान की जो आइडियोलॉजी है उससे इत्तेफाक नहीं रखते, वो उससे बहुत ज़्यादा जेलअप नहीं करते। तो क्या सर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो खासतौर से मोरल सपोर्ट के साथ में स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश है, क्या ईरान को ये सपोर्ट मिलेगा? ईरान को ये सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो साफ तौर पर अली खमेनी जानते हैं कि वहाँ पे जितनी भी हुकूमतें हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे वो अरब कंट्रीज हो, किसी भी हालत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते इस लड़ाई में। लेकिन अरब और मुस्लिम कंट्रीज को एक बड़ी समस्या आनी शुरू हो गई है। वहाँ की अवाम है, वो अवाम जो है पैलेस्टीनियंस के साथ में, अवाम चाहता है कि उनकी सरकार कुछ ना कुछ करे। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अवाम से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है कि अगर उसको नजरअंदाज करें तो कई मोनोकीज में, ऑटोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, उनके अपने देशों में रजीम चेंज हो सकता है। और अगर ये लड़ाई और बहुत बड़ी बढ़ जाए तो हो सकता है कि इन देशों को अपना रवैया चेंज करना पड़े। बट एज ऑफ टुडे किसी प्रकार से कोई भी देश जो है ईरान के साथ नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि इस लड़ाई में अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता। तक ईरान और इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल के पास काफी से ज्यादा ताकत है। ईरान साफ तौर पर जानता है मिलिटरीली उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा एडवांटेज है कि ईरान 2000 किलोमीटर दूर है, उसके कंटिन्यूअस बॉर्डर्स नहीं है, और इसराइल उस माफी की कार्रवाई नहीं कर सकता जैसे वो लेबनान में कर रहा है या जैसे गाजा में कर रहा है। फिर ईरान के पास, इसराइल के पास में बड़ी सुपीरियर एयर पावर है,
हाईवे जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसके बावजूद ईरान के पास भी तकरीबन 350 हवाई जहाज है, काफी से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन सहगल साहब, ऐसे तो ईरान के पास में उसकी सबसे बड़ी ताकत तो उसकी न्यूक्लियर क्षमता जो है उसे माना जाता है। ठीक है, अगर इजराइल के पास में उसके तमाम ऐसे हथियारों का बेड़ा हो, उसके पास में फौज का बेड़ा हो, लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं अपने जो इतने बोल्ड स्टेप्स उठा रहा है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस उसकी न्यूक्लियर ताकत बढ़ाता है। ऐसा भी कुछ है क्या सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। इनफैक्ट ईरान ने लड़ाई से पहले घोषित कर दिया था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है। न्यूक्लियर वेपन खुद प्रोड्यूस किया ये तो मैं नहीं जानता, ये मैटर ऑफ स्पेकुलेशन है। या हो सकता है उसने पाकिस्तान से खरीद लिया हो, पाकिस्तान कंगाल है, या नॉर्थ कोरिया से ले लिया हो, या चाइना से ले लिया हो, या रशिया से ले लिया हो। लेकिन उसने साफ तौर पर कहा, बार बार कह रहे हो कि अगर हमने इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया, जवाबी कार्रवाई जो है बड़ी जबरदस्त होगी और भी क्रशिंग होगी। दर्शाता है कि उसको कॉन्फिडेंस है कि उसके कुछ ऐसे हथियार हैं जिसके माध्यम से वो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जी। दुनिया नहीं चाहती कि ये कन्फिग्रेशन और बड़े, दुनिया नहीं चाहती क्योंकि इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हमारा 40% ऑयल एंड गैस और सीएनजी और एलएनजी वहां से आता है, 75% फर्टिलाइजर वहां से आता है, 9 मिलियन हमारा डायस्पोरा है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और जो इनवर्ड रेमिटेंसेस है इन टर्म्स ऑफ 70 to 80 बिलियन डॉलर्स है, जिनमें इफेक्ट हो जाएगा। तो 4,000 हिंदुस्तानी इस समय इजराइल में है और 4,000 के करीब ईरान में है। सर, यही तो सबसे बड़ी चिंता है। सागर जी, आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? डॉक्टर सागर। देखिए, जैसा कि जनरल साहब ने बताया बिल्कुल ठीक था, परंतु मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। जहाँ तक इजराइल की डिफेंसिव कैपेबिलिटी का सवाल है, मैं आपको बताऊं, इजराइल की जो एयर डिफेंस, हम सिर्फ आयरन डोम की बात करते हैं। आयरन डोम की भी 3 वर्जन हैं जो तीनों इजराइल के पास है, डिफरेंट रेंजेस पे एक्टिविटी। क्योंकि मैं भी एयर डिफेंस वाला हूं और जनरल साहब भी एयर डिफेंस वाले हैं, तो विल बी एबल टू ट्रेन यू बेटर। इसके अलावा शॉर्ट रेंज मिसाइल उनके पास हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया से सबसे घातक एयर डिफेंस मिसाइल है जो इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंगेज करती है आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। वो है थैड सिस्टम, वो वहां पे डिप्लॉयड है। अमेरिका ने थैड सिर्फ 3 जगह पे डिप्लॉय किया है पूरी दुनिया में, थैड भी वहां पे है, और उसकी पता नहीं कोई बात क्यों नहीं आ रही। आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। तो थैड के साथ आयरन डोम 1, 2, 3 प्लस उनकी जो छोटी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं जो हमारे भारत के पास भी हैं, उनको मिला के ईरान को पता है कि उसने 180 मिसाइल फायर की थी। अगर वो 400 भी करेगा तो भी ईरान को कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं क्रिएट कर पाएगा। इसीलिए कारण ये है क्योंकि खुद वो कर नहीं पाएगा, कोई उसके साथ आएगा नहीं, इसलिए चुप करके बैठा है। बाकी रोज भड़काऊ भाषण देने, दैट इज फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। मुझे लगता है एक तरह से जाहिर सी बात है, वो मोरल जो तमाम अपने लड़ाकों को सपोर्ट देने की बात है। लेकिन राजन जामवाल जी, जैसा कि विजय सागर जी भी बात कह रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, ईरान जो है ये काली पगड़ी वाले हैं, ये व्हाइट स्कल कैप वाले नहीं है, और ये दोनों कभी मिल नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। जामवाल जी, जैसे सागर जी और सहगल जी ने भी एक बात इंपॉर्टेंट की कही, जरा मुझे अब ये बताइए कि अब खासतौर से हिजबुल्ला का जो टॉप लीडरशिप है वो खत्म, हमास का टॉप लीडरशिप खत्म, लेबनान बैरूत में जो इनके तमाम ठिकाने हैं वो सीधे सीधे इम्पैक्ट है, ईरान की भी जो बड़ी ताकतें हैं वो भी सीधे सीधे खत्म नजर आ रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब सरेंडर करने वाली भूमिका में ईरान आपको नजर आता है, या फिर वो अभी फाइट करेगा, और ये इसका अंजाम आगे क्या होगा? देखिए, ऑटोक्रेटिक रिजीम है ईरान, ऑटोक्रेटिक रिजीम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, वो लास्ट मिनट तक लड़ेंगे, बिकॉज सरेंडर उसके लिए एक किस्म की मौत है। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। हैड इट बीन ए डेमोक्रेसी या कुछ होता तो हम सोच सकते थे शायद सरेंडर हो, पर किसी भी ऑटोक्रेसी ने कभी आज तक सरेंडर नहीं किया है, वो उसके लिए मौत है। उसके बाद वो पूरा रिजीम चेंज हो जाएगा और बहुत कुछ हो जाएगा, तो सरेंडर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसा कि ब्रिगेडियर सागर ने बताया, आप खत्म चाहे हमास को ना कर सको और हिजबुल्लाह को ना खत्म कर सको, पर आप इतना डिग्रेड कर सकते हो कि उनको उठने में 20 साल लगे। 2 दशक बहुत होते हैं, 2 दशक में इजराइल ऐसी टेक्नोलॉजी कर लेगा डेवलप जो मतलब शायद वो जो 2 दशक के बाद होंगे फिर जितना भी उठेंगे उसको फिर एक बार से नेस्तनाबूद कर सकेगा। देखिए, हम पूरे लड़ाई में क्या देख रहे हैं, हम उसको ईस्ट में देख रहे हैं।
कि और कौन से देश ईरान के साथ आएंगे या इजराइल किस किस के खिलाफ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ना इजराइल ने कही है अभी तक ना अभी, क्योंकि उनको पता है ये जो पूरा अंडरग्राउंड टनल बना, नेटवर्क बना, चाहे लेबनान में हो चाहे गाजा में हो, ये बनाया किसने? पैसा यूएन एजेंसीज का था, पर बनाया किसने? इंजीनियर कौन थे? टेक्नोलॉजी किसकी थी? यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैक्सिमम थे और मैक्सिमम इंजीनियर पाकिस्तानी थे। अच्छा। पहली बार शायद किसी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टनल टेक्नोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है। एक मेजर, दुनिया का शायद एक ही देश होगा जहां टनल लेकिन टेक्नोलॉजी सर इसके लिए जो इतने जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो कहां से पाकिस्तान या ईरान या ये जो तमाम ऐसी कंट्रीज है वो जुटाएंगी? आप फाइनेंशियल सपोर्ट तो ना पाकिस्तान देने के काबिलियत था ना कुछ नहीं, बट वो टनल टेक्नोलॉजी इसने जरूर डेवलप करी और कुछ नहीं कर पाया, वो उन्होंने किया। पैसे देने के लिए ईरान था, यूएन एजेंसी से जितनी सपोर्ट आई सारी यहाँ पे ये टनल्स में नेटवर्क बनाने में चली गई। तो पाकिस्तान का रोल, एंड आई एम श्योर इजराइल को पता है, वो अपना वक्त देख रहा है कि पहले ये ईरान, हिजबुल्लाह ये सारे खत्म हो जाए, फिर इनका भी नंबर आएगा। वहां पे शायद मैं भारत की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट देखता हूं, बट अभी ये आने वाले वक्त की बात है। आई वांटेड टू ब्रिंग दिस आल्सो इनटू द डिबेट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, बैक सपोर्ट हमने देखा जब अफगानिस्तान में भी जो एक तमाम अलग तस्वीर थी उस दौरान भी पाकिस्तान का नाम आया था, और अब इस तरह से युद्ध की भूमिका में भी जो तमाम ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी भूमिका वो अपने आप में कई सवाल ज़रूर खड़े करती है। लेकिन एक साल के बाद में आखिर क्या बदला, तस्वीर हम सभी के सामने है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विजय सागर जी, पीके सहगल जी, राजन जामवाल जी चर्चा में शामिल हुए, आप जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बड़ी खबरें आगे भी लगातार इंडिया डेली पर जारी है, आप देखते रहिए।